अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। देखिए दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, यानी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब जाकर खबरें आना शुरू हो गई हैं। वरना तो हम एक ही अलाप जो है वो रोज एक ही राग हम अलाप रहे थे अपना, कोई ऐसी नई बात थी नहीं हमारे पास कि हम उसको डिस्कस करते। लेकिन आज हमारे पास फाइनली कुछ नई अपडेट्स ऐसी आई हैं, कुछ लूप होल्स ऐसे अनकवर हुए हैं कि उनके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, जो कल मैच हुआ। बहुत ही शानदार अंदाज में पाकिस्तान ने अपना मैच विन किया। बाबर आजम ने बहुत देर के बाद स्कोर किया और मुझे से एक बात याद आ गई है, लेकिन हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मेरा बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कुछ लाने के लिए कहा था, आप भूल गए शायद। क्या? आपने कल एक वादा किया था, इतनी बड़ी हमारी आवाम है। कौन सा वादा किया? 53,000 पीपल। कोई नहीं किया था, मैंने कहा था अल्लाह करेगा वो 70-80 स्कोर करेगा, 100 स्कोर करेगा। चलें जी, ये मोहब्बत है इनकी। वैसे कहते हैं बाबर करे तो हम उन पे 100 केक कुर्बान है, 100 पिज्जा कुर्बान है। 100 करे तो फिर ना 100 पे 2 पिज्जे बस कर दें, बस कर दें। इनका कल वाला क्लिप मैं स्पेशली दोबारा अपलोड करवाऊंगी। आदिर छोड़ें इन बातों को, आपसे वैसे ही उम्मीद ही ऐसी थी। मुझे सबसे पहले ये बताएं आप कि कल फाइनली द डे केम व्हेन बाबर आजम एंड रिजवान मेड अ पार्टनरशिप। और सिर्फ पार्टनरशिप नहीं, बल्कि बाबर आजम ने 73 रन बनाए, दूसरी जानेब रिजवान ने 80 रन बनाए, बहुत ही शानदार अंदाज में। देखिए, मैं अगर पर्सनली थोड़ा क्रिटिकली देखूं तो इट वाज अ स्लो, हम काफ़ी स्लो रन रेट के साथ जा रहे थे। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट कि 50 ओवर्स का मैच था, कोई इतनी खास जल्दी नहीं थी, बॉलिंग भी कोई बहुत मुश्किल नहीं थी, तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए फाइनली बाबर आजम ने बाउंड्रीज भी लगाई और बहुत शानदार अंदाज में जो है वो हाफ सेंचुरी करते हुए उन्होंने 73 रन बनाए, एंड रिजवान एज वेल। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? चलें, अच्छी चीज़ है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो वो बेसिकली बाबर की 21 इनिंग हमने कल भी डिस्कस किया था कि 21 इंटरनेशनल इनिंग्स हो चुकी है जिसमें उसने 50 नहीं किया अभी तक। तो शुक्र अल्लाह का कि 22वीं इनिंग में उसने 50 करके 70 भी कर लिया और 70 हमने कहा था तो वो उसने कर लिया। आपने कुछ और भी कहा था, लेकिन चले उसके लिए जिगरे और हौसले की बात होती है। जी जी, मैं तो दुकान ही ना पाला हूँ डेली। खैर वो मुझे पता है पीछे से जो है वो लोग काफ़ी कह रहे होंगे कि जी ये क्यों नहीं मंगवा रहा इसको पिज़्ज़ा मंगवाना चाहिए तो मंगवा लागे यार पिज़्ज़ा भी। ये हमारी पाकिस्तान की अवाम, हमारी पाकिस्तान के बॉर्डर पार अवाम, हर कोई इंतजार में है कि कादिर ने कल वादा किया था कि हम एक पिज्ज़ा मंगवाएंगे यहाँ पर अगर बाबर आजम 70 से ऊपर 70 अबव, इन्होंने इंग्लिश भी बोली थोड़ी सी बीच में कि अबव स्कोर करेंगे। बाबर आजम को आपकी लाजमी ये फुटेज जाती है और उसके बाद जो है ना वो इरादा कर लेते हैं कि मैंने आज रन्स करने, और कादिर को मैंने जो है ना फटीक डाल दी। नहीं मंगवाऊंगा पिज़्ज़ा, और मैंने बात की है, बिल्कुल मंगवाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि रिजवान का मोमेंटम भी वापस आया, बाबर का मोमेंटम भी वापस आया। दो जो हमारे ओपनर्स हैं ऊपर से, अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक अच्छा बैट्समैन ज़रूर है, लेकिन उस तरह वो उसका टच जो है वो नज़र नहीं आ रहा जिस तरह वो माना जाता है और क्लासी इनिंग खेलता है। काफ़ी अरसे से जो है उसका लैक ये नज़र आता रहा है कि वो 150 करता है और 3-4 मैचेस में 0 पे आउट होता है। हाँ। तो उसको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना चाहिए। और प्रेशर इनिंग में नो डाउट उसने 100 भी किए हैं, 50 भी किए हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और साइम बड़ा अच्छा खेल रहे थे शुरू में, अनफॉर्चुनेटली थर्ड मैन पे उसका कैच हुआ जो कि काफ़ी हद तक परेशानी का सबब बन सकता था अगर उस दौरान जो है वो ऊपर नीचे 2-3 विकेट्स आपकी गिर जाती। लेकिन बाबर और रिजवान बैकबोन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैं और उन्होंने ये अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो लंबी इनिंग्स की तरफ जाता रहा। फिर उसके बाद रिजवान बाबर की पार्टनरशिप टूटी, रिजवान ने उसके बाद भी मोमेंटम कैरी किया और अच्छा खेला। अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा आउट हुए, अच्छा खेल रहे थे, वो भी मार रहे थे, अच्छी शॉट्स हमें नज़र आई। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये है कि आपको मिडल ऑर्डर में इसी तरह का स्लॉगर चाहिए होता है जिस तरह कामरान गुलाम ने कल प्रेशर के बगैर इनिंग खेली है और 22-23 गेंदों पे उसने जो 50 किया है। उसने बताया है कि मिडल ऑर्डर में, वनडे में या T20 मिडल ऑर्डर में ऐसे खेला जाता है। तो आपके दूसरे एंड से अगर इरफान खान की बात करें, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ। मुझे पता नहीं क्यों, चाहे लोग जो मर्जी कहें कि बहुत बड़ा हिटर है, एक बंदे के खड़े होने के स्टाइल से और एक खेलने के स्टाइल से पता लग जाता है कि वो कितना खेल सकता है। मुझे आज तक जो है वो पसंद नहीं आया लिटरली। और इरफान खान पे मैं रिलाई नहीं कर सकता, सॉरी टू से।
बट अगर वो पाकिस्तान टीम में हैं तो कुछ ना कुछ उनके अंदर एबिलिटी है तो वो है। लेकिन एक बैट्समैन का पता लग जाता है कि वो उस पर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कामरान गुलाम से बड़े हिटर नहीं है वो। कामरान गुलाम देखें, अगर वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की लाज रख सकते हैं, उन्होंने की जो सेंचुरी की आके डेब्यू पे सारा कुछ किया, तो वो एक क्लासी है। देखिए आप थ्रू आउट द डोमेस्टिक जब आप परफॉर्मेंस देते आते हैं तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होता है। आपके अंदर कुछ होता है तो आप हर साल टॉप करते हैं डोमेस्टिक में। तो उन्होंने डोमेस्टिक बहुत खेली है, कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसकी वजह से हाईलाइट हुए, सब ने आवाज़ बुलंद की, टेस्ट में आए, फिर उसके बाद अब ODIs में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ये बड़ा जो है वो सेंसिटिव एक मुकाम होता है, आपका बैटिंग ऑर्डर होता है जिस पे कामरान गुलाम आते हैं। उन्होंने जिस तरह आके छक्के लगाना शुरू किए, फास्ट बॉलर्स को टांग लगा के भी छक्के लगाए, तो ये अच्छी खूबसूरती है मिडल ऑर्डर बैटर की। और मिडल ऑर्डर बैटर को ऐसे ही होना चाहिए। वनडे में आपको बॉल्स मिल जाती हैं, आपको टाइम मिल जाता है सेटल होने का। मैं समझता हूँ कि उस्मान खान को जो है वो हमें वनडे में चांस देना चाहिए बनिस्बत अगर T20 के देखा जाए। T20 में क्यों नहीं देना चाहिए? वो इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उस्मान खान काफ़ी मरतबा कह चुके हैं कि उनको सेटल होने के लिए 18 से 20 बॉल दरकार होती हैं। तो 18 से 20 बॉल तो अगर हो ही ना तो फिर वो सेटल कैसे होंगे T20 में? तो अगर उनको ओवर्स ही 1-2 मिलेंगे एंड पे आके, तो वो कैसे स्लॉगिंग कर सकते हैं, कैसे हार्ड हिटिंग कर सकते हैं? इसलिए उनकी मेरे ख्याल से जगह बनती है ODI के मिडल ऑर्डर में। वो ODIs में अपने 3-4 ओवर आपने सेटल करें अपने आप को और फिर आके मारदाड़ शुरू करें। तो इसलिए उनको कैरी करना चाहिए ODI में मेरे ख्याल से T20 की निस्बत। इरफान खान को हमें T20 में रखना चाहिए। इरफान खान को ODI में मुश्किल है, जगह उनकी बनती दिखाई नहीं दे रही अगर आगे से फ़खर जमान या इमाम शामिल होते हैं तो दूसरी चीज़ है सलमान अली आगा अच्छे हमें बैटर मिले हैं मिडल ऑर्डर में। उसके बाद रिजवान हैं हमारे, उसके बाद आप कामरान गुलाम पर रिलाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मिडल ऑर्डर की बात करें तो आपके पास 1-2 ऑप्शन और आ सकती हैं यंगस्टर्स में से, जो कि उमैर बिन यूसुफ हैं, जो कि हसीबुल्लाह के तौर पे हैं। तो हसीबुल्लाह भी ऊपर खेलते हैं। तो मसला ये है कि सब प्लेयर्स जो हैं वो आज मिडल ऑर्डर की तरफ पोजीशन में खेलना नहीं चाहते। सब चाहते हैं हमें दायरा मिले, हम जो है वो दायरा जो है वो उसको क्रॉस करवाएं और रन्स करें। तो दायरे से हट के भी गेम है, असल पोजीशन ही मिडल ऑर्डर की होती है। ओपनर्स ने आपको आपको मोमेंटम बना के देना होता है, आगे से कैरी करना। आप देखें ऊपर से 2 विकेटें गई, अगर यही ऊपर से रन हुए होते तो बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा इधर तक बैटिंग आनी थी, आपके रन 350 तक होने थे। लेकिन फिर भी जिस तरह की कल विकेट थी, सारा कुछ था केप टाउन में यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े रिकॉर्ड बने हुए हैं और जल्द आउट भी हुए हुए हैं। तो यहाँ पे 300 रन चेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं हैरान हूँ कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के कैसे बैटिंग दे दी पाकिस्तान को, और उनको शायद खुद करनी चाहिए थी उस दौरान में। फैसला गलत हो गया। और इसके साथ आप देखिए कि बॉलिंग भी उनकी बहुत A ग्रेड नहीं थी। ऑल्दो अच्छी फील्डिंग है उनकी, मगर फील्डिंग भी कल उनकी काफ़ी प्रेशर में, मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन्स का ये एक प्रॉब्लम है कि वो प्रेशर में आ जाते हैं लास्ट मोमेंट पर। कादिर, मैं 2 चीज़ें इसमें शामिल करना चाहूँगी। एक तो जो मैंने कल पॉइंट आउट किया कि अब्दुल्ला शफीक को बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक का ऑलमोस्ट सेम अंदाज नज़र आया हमें। अब्दुल्ला शफीक जिस बॉल पर आउट हुए हैं, जिस तरह का उन्होंने उनके बैट की फॉर्म थी, लाइक ही वाज हैंडलिंग द बैट थोड़ा टेढ़ा, एंड बाबर आजम उसी बॉल के ऊपर जो है वो बाउंड्री लगा रहे थे बिकॉज बाबर आजम का बैट सीधा था। ये उन्होंने बड़ा टेक्निकली कल स्क्रीन के ऊपर दिखाया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है, कि दोनों को का अंदाज एक है, सिर्फ बैट की पोजीशन थोड़ी सी फ़र्क है। इतना सा एक प्रॉब्लम है जो अब्दुल्ला शफीक को समझ नहीं आ रहा, और वो इसी अंदाज में जो है वो आउट होते आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको, मुझे और ब्रॉडकास्टर्स को ये चीज़ें समझ आ गई हैं ना, तो फिर जो 7 कोचेज़ हैं, हाँ, उनको ये चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती? जो एनालिस्ट है भाई वो क्यों नहीं बता रहा? एनालिस्ट को चाहिए ना कि ये चीज़ें नोट करे। हम लोग ये चीज़ें नोट कर रहे हैं इधर बैठ के, तो वो चीज़ें खुद नोट नहीं कर सकते। या ब्लेड जो बैट का फेस है वो बाहर की तरफ है अगर, हाँ, तो वो ऑब्वियसली एज की तरफ ही जाएगा, हाँ, या तो एज की तरफ जाएगा, या आप उसको जब पंच करेंगे तो वो बाहर जाएगा चौका। तो इसलिए बाबर को आप हमेशा देखें तो जब एक ग्रास रूट लेवल पे आप क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो कोई अच्छा कोच जो होता है ना, वो आपको हमेशा हार्ड हिटिंग से नहीं सिखाता। वो आपको कहता है कि आपने ग्राउंड शॉट्स खेलनी है और ज़्यादातर आपने खेलनी है सामने वी की तरफ, मतलब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ, ठीक है।
जब आप सीधे बैट से उस तरफ खेलेंगे तो सीधा वी में खिलाने का आपको मकसद ये होता है कि आपका बैट सीधा रहे। जब आपका बैट सीधा रहेगा फिर आप बैट को कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। ये बेसिक्स ये होती हैं। जब आप अब आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, उनको कोई कोचेस जो है वो गाइड नहीं करते, उनको वो बल्कि देख के उनकी हार्ड हिटिंग खुश हो रहे होते हैं। तो यार जब तक वो ग्राउंड शॉट्स नहीं सीखेंगे तब तक उनको कोई पता नहीं लगेगा। मतलब वो आएंगे, मार धाड़ करेंगे और आउट हो जाएंगे। तो ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट असल हुस्न ही उसका ग्राउंड है कि आप ग्राउंड शॉट्स डेवलप करें। बाबर जो है वो क्यों बाहर फेंकने से डरता है या मतलब घबराता है, उसकी बेसिक ये बनी है कि उसको ग्राउंड शॉट से डेवलप किया गया। वो जब तक ज़मीन में खेलता है, ग्राउंड के तरफ चारों तरफ खेलता है, तो उसके रन्स भी आते हैं, उसका मोमेंटम भी बनता है। और जब आप बैट्समैन एक सेट हो जाता है ना, तो उसको बॉल जो है वो काफ़ी हद तक उसको फुटबॉल नज़र आना शुरू हो जाता है और फिर जिधर जाता है दिल उसका वो मारता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मिडल ऑर्डर में बहुत ज़रूरी हैं कि आपको थोड़ा सा ग्राउंड शॉट्स भी आनी चाहिए, आपको स्लॉगिंग भी आनी चाहिए। आप जब आपके रूम में आए बॉल आप उस टाइम उसको मारें। तो ये अब्दुल्ला शफीक के साथ प्रॉब्लम काफ़ी हद तक चल रही है। हाँ, सीधा बैट उसका भी है अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला जब सीधी शॉट्स मारता है बड़ी खूबसूरत टाइम करता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। समझ से बाहर है कि वो परफॉर्म रेगुलर क्यों नहीं करते। एक मैच में परफॉर्म करते हैं, अगले में डल हो जाते हैं, अगले में करते हैं, फिर उसमें तीसरे में आउट हो जाते हैं। उनको कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। जा रहा है उनका, हमें सपोर्ट करना चाहिए। आई विश के वो जल्दी कम बैक करें। हमारे लिए ये हमारे तमाम क्रिकेटर्स बड़ी एक अहमियत रखते हैं और इनका वापस आना ही हमारी टीम के अंदर एक मोमेंटम जो है वो पैदा करता है। कल साइम की एक शॉट बहुत शानदार शॉट थी जो मैंने बार बार देखी। दैट वाज क्लोज टू द हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ MS धोनी। मुझे याद था, मैंने उनको देखा बाकायदा, लेकिन वो कलाइयों का थोड़ा सा इस्तेमाल था वहाँ पर। हम इसको कह सकते हैं कि इट वाज एन अपर कट फ्लिक शॉट, जिसमें उन्होंने जो जंप करके, मैं कहती हूँ भाई ये फिटनेस का लेवल है, इसकी हमें ज़रूरत है। एक शाहीन की फिटनेस जो मैंने ऑब्जर्व की थी कि जब उनको मतलब आउट कंसीडर हो गया था, उनको जो एक बैलेंस था, जिस तरह से उन्होंने अपने पाँव जमाए रखे थे, लेकिन उसके बावजूद वो खैर कंसीडर नहीं हुआ, आउट हो गए वो। इसी तरह से साइम की कल फिटनेस देखकर मैं बहुत खुश हुई कि यार हमारे यंग प्लेयर्स में वो एक पोटेंशियल है, वो फिटनेस का लेवल है कि अगर हम इनको ठीक से ग्रूम करते हैं तो ये कितने आगे जा सकते हैं। देखिए, साइम के अंदर नो डाउट बहुत पोटेंशियल है और साइम अयूब जिस तरह का बैट्समैन है, अभी बहुत उसकी कम उम्र है, बहुत क्रिकेट बाकी है, बहुत कम उम्र है। और इस उम्र में इस तरह का कॉन्फिडेंस और इस उम्र में इस तरह की शॉट्स डेवलप करना और मारना, ये एक बिल्कुल ऐसे ही होता है और ये गॉड गिफ्टेड है। एक दूसरी चीज़ है कि वो प्रेशर को नहीं लेता अपने ऊपर। जब आप प्रेशर ज़हनी तौर पर सवार कर लेंगे ना अपने आप पे, हालांकि कितनी इनिंग्स में फ्लॉप हुआ, चांस उसको मिला प्रॉपर, लेकिन कितनी इनिंग्स में फ्लॉप हुआ, 27-28 इनिंग्स में फ्लॉप हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यही एक जज्बा होना चाहिए कि जब आप जाते हैं ग्राउंड में उस टाइम आपने यही सोचना है ये मेरा अब जो है वो नई शुरुआत है, तो इसको नया करना है। बैक साइड जो पीछे गुजर गया माजी में उसको आप छोड़ दें, जो अब होने जा रहा है अब उस पर तवज्जो दें। तो इसलिए साइम के पास शॉट्स हैं, फिजिक भी अच्छी है उसकी और वो जिधर चाहे मार सकता है, मतलब लेग साइड पे भी मार सकता है, कट अपर कट भी मार सकता है उनके पास। हाँ बिल्कुल, ऑफ साइड पे भी मार सकता है, लेग पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब लेग पे जो उसकी बॉल आती है, अच्छा वीकनेस भी लेग पे ही है। मतलब मुतअद्दिद मरतबा वो जो है वो नो लुक शॉट मारते आउट हुए हैं और उसी पे ही उसके हिट भी जाते रहे, उसी पे ही उसके हिट जाते रहे। तो ये एक आपकी कामयाबी होती है कि आप उसको डेवलप करें, शॉर्ट स्कोर बनाएं। कल जो आउट हुआ वो भी उसी तरह उसकी एक कट लगी, अपर कट लगी और थर्ड मैन पे वो उसका कैच हुआ। अनफॉर्चुनेटली अगर वो थोड़ा सा पहले टाइम हो जाता तो वो आउट ऑफ द पार्क था। खैर साइम बेहतरीन बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है और अभी उसका बहुत फ्यूचर बाकी है। अभी हमें किसी के साथ नहीं उसको मिलाना चाहिए और ना उसको खुद अपना कंपैरिजन करना चाहिए किसी के भी साथ। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए मैं ये ज़रूर मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगी